गुड आफ्टरनून एवरीवन। आपका सीयूईटी यूजी 2024 के करियर गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल ऑफ यू इन द सीयूईटी यूजी 2024 करियर गाइडेंस सेशन। अब सबसे पहले ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है वो चीजें हम समझने वाले हैं। जैसे मान लो आप अपनी लाइफ में क्या करते हो, वो सबसे ज्यादा आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस कॉलेज से अपनी एजुकेशन को लिया है। आप जिस कॉलेज में जाते हैं, आपको जिस तरह का एक्सपोजर मिलता है कॉलेज में, वो सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी के ओवरऑल डेवलपमेंट में क्या करती हैं, आपको हेल्प करती हैं। तो आज हम समझने वाले हैं कि सीयूईटी यूजी जो 2024 का एग्जामिनेशन होने वाला है, उसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनके लिए आपको कौन कौन से सेक्शन है जिनको टारगेट करना है, और ये जो पेपर होता है वो कितने पार्ट्स में होता है, और उन पार्ट्स का क्या सिलेबस है। वो सारी चीजें हम बहुत डिटेल्ड मैनर में समझने वाले हैं। और अगर आप उस कोर्स को करते हो, उसके बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, वो सारी चीजें हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या क्या चीजें हम सीखने वाले हैं, क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, क्या क्या करियर गोल्स हैं। तो अगर आप सीयूईटी यूजी का एग्जाम में अपीयर होते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप लॉ करना चाहते हैं, आप डिजाइन कोर्सेज करना चाहते हैं, आप साइंस कोर्सेज को परस्यू करना चाहते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस में जाना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले देयर आर सर्टेन कॉमन पॉइंट्स जो हमें समझना है कि क्या कॉमन है और क्या क्या चीजें हैं जो हमें स्पेसिफिकली उन चीजों के लिए तैयार करनी है। अब देखो, व्हाट आर करियर गोल्स, व्हाट आर द कोर्सेज दैट आर बीइंग ऑफर्ड अंडर सीयूईटी एग्जामिनेशन, देन आफ्टर दैट व्हाट आर द यूनिवर्सिटीज और द कॉलेजेस दैट आर देयर। दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस सेशन। अब देखो, अगर हम इस एग्जाम की बात करें, तो ये एग्जाम जो है आपका एनटीए कंडक्ट कराता है, और टोटल अराउंड ऑन एन एवरेज 15 लाख स्टूडेंट्स ने इसको लास्ट टाइम इस एग्जाम में वो अपीयर हुए हैं। तो इससे आप क्या समझ सकते हो कि 15 लाख स्टूडेंट ने इस एग्जाम को दिया, तो दैट मीन्स कि कंपटीशन बहुत हाई है। और उस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए, एक अच्छे कॉलेज में एंट्री लेने के लिए, यू नीड अ गाइडेंस, यू नीड अ प्रॉपर मेंटरशिप। और वो चीजें हम आज के इसमें वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस ओवरव्यू की बात करें, जो आपका सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन होता है, इट इज गोइंग टू बी अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपको क्या है, ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको मार्क करना होगा। और आपका ये जो पेपर होने वाला है, ये 3 पार्ट्स में होगा। और वो कौन कौन से पार्ट है, तो उसमें आपका जो सबसे पहला पार्ट आता है वो होता है लैंग्वेज का, राइट। आपका जो सीयूईटी यूजी का एग्जामिनेशन है, 3 पार्ट्स में होता है। पहला जो आपका पार्ट होता है वो होता है लैंग्वेज का। फिर आपका जो सेकेंड पार्ट होता है वो आपका होता है डोमेन सब्जेक्ट। और थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, वो आपका होता है जनरल टेस्ट। अब इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें, देयर आर मेनी लैंग्वेजेस जो आपको तैयार करनी है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी वाइज अपने उसको क्राइटेरिया को देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि एनी ऑफ द लैंग्वेज यू कैन प्रिपेयर। मतलब हर एक जगह की एलिजिबिलिटी अलग है। सपोज अगर आप आसाम की कोई यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं, वहां पे हो सकता है कि असमीज जो लैंग्वेज है वो वहां के लिए कंपलसरी हो। लेकिन अगर आप हिंदी बेल्ट को टारगेट करते हैं, सपोज इफ आई टॉक अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी, सपोज आई टॉक अबाउट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सपोज आई टॉक अबाउट एनी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज, तो इनमें क्या है, आप लैंग्वेज के लिए आपके पास ऑप्शंस है। यू कैन चूज इंग्लिश और हिंदी, कोई एक लैंग्वेज का आपको टेस्ट देना होता है, आइदर इंग्लिश और हिंदी, यू कैन चूज एनी ऑफ देम। देन आफ्टर दैट, अगर हम डोमेन सब्जेक्ट की बात करें, डोमेन सब्जेक्ट में आपका अलग अलग चीजें आप ऑप्ट कर सकते हो एज पर योर इंटरेस्ट। सपोज अगर आप 12th के बाद लॉ करना चाहते हो, आप एडवोकेट बनना चाहते हो, आप लॉयर बनना चाहते हो, आप जज बनना चाहते हो, तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप अपने डोमेन सब्जेक्ट में लीगल स्टडीज को सिलेक्ट कर सकते हो। अब देखो, जब हम लीगल स्टडीज की बात करते हैं, guys can you mute yourself? See, I am saying, if in case you are having any doubt at any stage, you can let me know in the chat box. सो अगर हम डोमेन सब्जेक्ट की बात करें, तो ये आपके जो डोमेन सब्जेक्ट है ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। अगर आप डिजाइन कोर्सेज में जाना चाहते हो, तो आपके डोमेन सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने की,
किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है फाइन आर्ट्स कैन बी द सब्जेक्ट। अगर आप लॉ में जाना चाहते हैं, लीगल स्टडीज इज द डोमेन सब्जेक्ट दैट यू नीड टू प्रिपेयर। अब लीगल स्टडीज में भी क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं, या डिजाइन में अगर आप जाना चाहते हो उसमें क्या सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं, या अगर आप पॉलिटिकल साइंस को परस्यू करना चाहते हो उसमें क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं, और उसको करने के बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, वो सारी चीजें हम आज के इस लाइव वेबिनार में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो अगर आप लॉ करना चाहते हैं, लीगल स्टडीज इज द डोमेन सब्जेक्ट। अगर आप मान लो बीबीए करना चाहते हैं, तो उसमें आपके कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें आपका मान लो बिजनेस स्टडीज हो गया, इसमें आपका कॉमर्स हो गया, इसमें आपका इकोनॉमिक्स हो गया। ये सारे सब्जेक्ट हैं जो आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के लिए चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मान लो आप कंफ्यूज हैं कि मुझे लॉ करना चाहिए या मुझे कॉमर्स को फील्ड को ऑप्ट करना चाहिए, या बिजनेस स्टडीज करनी चाहिए, अगर आपको इस चीज का कंफ्यूजन है तो आप मल्टीपल डोमेन को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। सपोज आपके पास ऑप्शन है कि आप 3 डोमेन सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको फी कितनी पे करनी होगी, 750 रुपीज यू नीड टू पे फॉर 3 डोमेन सब्जेक्ट। लेकिन अगर आप चाहते हो आप और डोमेन सब्जेक्ट, यू आर कंफ्यूज कि कौन सा डोमेन सब्जेक्ट मुझे सिलेक्ट करना चाहिए, आई एम नॉट एबल टू डिसाइड, आपको अगर टाइम लेना है, तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है कि यू कैन सिलेक्ट मोर देन 3 डोमेन्स ऑल्सो। अगर आपको लगता है आप लॉ करना चाहते हो, उसके बाद आपको लगता है कि आप बिजनेस स्टडीज में भी कंफ्यूज हैं, या आप कॉमर्स में कंफ्यूज हैं कि क्या सिलेक्ट करना है, सो यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ देम। आप सभी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लें। तो दिस इज अबाउट डोमेन सब्जेक्ट। अगर आप लॉ करना चाहते हैं, लीगल स्टडीज विल बी द सब्जेक्ट। अगर आप बीबीए करना चाहते हैं, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ऑल ऑफ दीज विल बी द डोमेन सब्जेक्ट। इफ यू वांट टू परस्यू बीए, तो बीए भी आप किसमें करना चाहते हैं, आइदर यू वांट टू परस्यू इन पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी और इन इकोनॉमिक्स, तो वो सारी चीजें इट विल डिपेंड ऑन व्हाट सब्जेक्ट यू चूज, that will become the domain subject. Then after that, when I talk about general test, this is the most important part of your examination. Why this is important? Because this is common for all universities. There are many universities which take admission solely on the basis of general test. In some university you'll be finding that they are not asking or demanding for the criteria of domain subject. They will be particularly talking about general test only. So this is the common part, and that is the most important part of your examination to prepare for this general test. Now, what are the subjects that you need to prepare in the topic of general test? The first thing is your quantitative aptitude. अब देखो, हमें ऐसा लगता है कि वी आर अ 12th स्टूडेंट, हमें क्या जरूरत है डोमेन सब्जेक्ट इनको तैयार करने की, क्वांट को तैयार करने की, लॉजिकल को तैयार करने की। लेट मी जस्ट टेल यू दिस, कि अगर मान लो क्वांट एंड लॉजिकल क्या है, हमें लगता है कि हमें 12th में क्यों करना है, हमें तो लॉ करनी है, क्वांट लॉजिकल हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। क्या हमें कुछ भी लाइफ में करना है, हमें तो यूपीएससी देना, हमारे लिए क्वांट लॉजिकल रिलेवेंट नहीं है। लेकिन आज अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की आप अगर बात करेंगे, आपका क्वांट एंड लॉजिकल आपको सभी जगह मिलेगा। अगर कल को आप लॉ एंट्रेंसेस, आप लॉ में एडमिशन लेना चाहते हो, आपने लॉ में तो एडमिशन ले लिया विदाउट रीडिंग ऑल दैट क्वांट एंड लॉजिकल, लेकिन अगर कल को आप हरियाणा एडीए का एग्जाम देना चाहते हो, अगर आप कल को सेबी लॉ ऑफिसर बनना चाहते हो, वहां पे भी आपको क्वांट एंड लॉजिकल देखने को मिलेगा। अगर मान लो कल को आप कॉलेज से लॉ करते हो, उसके बाद आप प्लेसमेंट टेस्ट को देते हो, तो प्लेसमेंट टेस्ट में भी आपको क्वांट एंड लॉजिकल देखने को मिलता है। दैट्स वाई आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, उसके बाद आपका जो सेकेंड पार्ट है दैट इज ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, राइट। देन आफ्टर दैट अगर मैं फोर्थ पार्ट की बात करूं, दैट इज इंग्लिश। देन आफ्टर दैट द फिफ्थ वन इज जीके एंड करंट अफेयर्स। आप देखो, इतने सारे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं आपके जनरल टेस्ट वाले टॉपिक में। अब अगर हम जनरल टेस्ट की भी बात करें, क्वांट में भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जब हम बात करते हैं, उसमें तो बहुत सारे टॉपिक आते हैं। आइदर यू टॉक अबाउट टाइम एंड वर्क, आइदर यू टॉक अबाउट परसेंटेज, और यू टॉक अबाउट एनी अदर टॉपिक, परसेंटेज, स्टॉक एंड शेयर, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, all are these topics which you need to prepare in this topic of quantitative aptitude. अब इसको भी हमें कैसे करना है, देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो बाइफर्केशन समझने के लिए सी। अब हमें क्वांट वाले, अगर मैं पर्टिकुलर सेक्शन की बात करूं, कैसे यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दिस सेक्शन, फॉर दिस पार्ट, कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर हम पूरा क्वांट पढ़ने के लिए जाते हैं,
हमें ऐसा लगता है कि हम एक साथ इतने टॉपिक कैसे करेंगे, टोटल देयर आर 15 to 20 टॉपिक्स जो हमें तैयार करने हैं क्वांट में। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर्ड तैयारी करते हो, अगर आप एक पैटर्न को फॉलो करके तैयारी करते हो, तो आपको ये बात समझ आएगी कि आपके क्या क्या टॉपिक्स हैं, आप उनको कैसे कर सकते हो। जैसे अगर हम मान लो कैसे इसकी तैयारी करते हैं, अगर हम एक एक टॉपिक अलग अलग तरीके से करेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे टॉपिक हैं, उनको कवर करना डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप एक तरीके से करते हो, आप एक बाइफरकेशन करते हो, तो आपको समझ आएगा इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 to 6 पार्ट ओनली। इसमें हम कर सकते हैं। और वो पार्ट्स क्या हैं? जैसे मान लो आपने परसेंटेज को बहुत अच्छे से कर लिया, तो परसेंटेज के क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आप कर सकते हो, जिसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें आपका डिस्काउंट, जिसमें आपका स्टॉक एंड शेयर, पार्टनरशिप। अब इतने 7 टॉपिक्स आपके केवल एक ही टॉपिक करने से हो जाएंगे। सो व्हाई? ये चीजें आपको कैसे पता लगेंगी? क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं? इसके लिए यू नीड अ प्रॉपर मेंटरशिप, यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस। वो सारी चीजें अभी हम डिटेल में करेंगे। दिस इज अबाउट क्वांट। इसमें अगर आप मेंसुरेशन में जाते हो, 2D मेंसुरेशन एंड 3D मेंसुरेशन इज देयर। उसके बाद अगर मान लो आप उसमें टाइम एंड वर्क अच्छे से करते हो, पाइप्स एंड सिस्टम्स कैन बी डन सोली ऑन दैट। तो ये बाइफरकेशन आपको बनाना पड़ेगा। अगर जैसे मान लो अब मैं आपको डीआई की बात करूं, अब डीआई में भी बहुत सारे टॉपिक आते हैं, पाई चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, बार ग्राफ हो गया, डिवाइड बार ग्राफ हो गया। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर, बट देयर आर कॉमन पॉइंट्स कि अगर आपको ये चीजें आती हैं, आप एक साथ सारे टॉपिक्स को कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द सिलेबस ऑफ क्वांट। उसके बाद अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या चीजें आती है, जैसे मान लो आपका डायरेक्शन टेस्ट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें, उसमें आपके क्या क्या सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, एनोलॉजी हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया। ये सारे टॉपिक हैं जो आपको करने ही करने हैं, बिकॉज जनरल टेस्ट इज कॉमन फॉर ऑल दीज एग्जाम। फॉर द मैक्सिमम एलिजिबिलिटी, एटलीस्ट यू नीड टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन ऑफ जनरल टेस्ट। तो दिस इज अबाउट द सिलेबस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। इसमें आपको क्या करना है? परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, देन आफ्टर दैट रेशियो विल आल्सो बी देयर, देन आफ्टर दैट पार्टनरशिप विल आल्सो बी देयर। तो अगर आपने परसेंटेज अच्छे से कर लिया, परसेंटेज के एप्लीकेशन है ये सभी चीजें, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, देन आफ्टर दैट प्रॉफिट एंड लॉस ऑल्सो। प्रॉफिट और लॉस क्या है? ये भी आपका कंप्लीटली एप्लीकेशन है टॉपिक ऑफ परसेंटेज का, राइट? अगर मान लो आपने, व्हाट आई एम सेइंग, अगर आपने 3D मेंसुरेशन और 2D मेंसुरेशन एक साथ अच्छे से आप कर सकते हो। 2D मेंसुरेशन में आपको क्या मिलेगा? व्हाट इज एरिया, व्हाट इज पेरीमीटर एंड व्हाट इज टर्फिंग कॉस्ट और व्हाट इज द फेंसिंग कॉस्ट। ये चीजें आपको देखने को मिलती है 2D मेंसुरेशन। जैसे ही हम 3D मेंसुरेशन में जाते हैं, वहां हमें क्या मिलता है? हमें मिल जाता है वॉल्यूम क्या होता है, उसके बाद सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। अब ये सारी चीजें हमें कैसे सीखने को मिलेगी? वंस यू रीड ऑल दीज टॉपिक्स, परसेंटेज को हम एक साथ कर सकते हैं, 2D एंड 3D मेंसुरेशन को हम एक साथ कर सकते हैं। वंस यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क, ये टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली सिमिलर विद दिस टॉपिक। तो ये तरीका है कि आप कैसे क्वांट को कर सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग के कितने टॉपिक है, उनको हम कैसे कर सकते हैं, वी कैन डिस्कस ऑल ऑफ दैट इन द अदर सेशन, बिकॉज दिस सेशन इज completely a career guidance session. If you appear in this examination, what are the options that are there, what is the way you need to prepare for all this examination, we are going to understand all of that. See, so this was about the syllabus of your quant and logical reasoning. When we talk about the syllabus of your GK and current affairs, अब जब भी हम GK and current affairs की बात करते हैं, इसमें भी आपकी करंट अफेयर्स तो कितने भी तरह का हो सकता है। आइदर यू टॉक अबाउट आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, सोशल इशूज, इंटरनेशनल रिलेशन, देयर कैन बी मेनी थिंग्स विच यू नीड टू प्रिपेयर। अब उसको भी हमें कैसे करना है कि आप अगर जीके में कोई पार्ट पढ़ते हैं, वो कैसे करंट अफेयर से रिलेट होता है, कैसे आप करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, वो कैसे जीके से रिलेट होता है, वो सारी चीजें वी विल बी अंडरस्टैंडिंग। So this is the third part of your examination. When we talk about section of English, which is also there in your examination. अब देखो, अगर आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो इंग्लिश, और आप जनरल टेस्ट में भी आपको इंग्लिश का एग्जाम दिया जाता है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। जब आप लैंग्वेज की बात करते हैं ना, जब आप लैंग्वेज को इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, वहां पे आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल को चेक किया जाता है कि आप इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, आपकी लैंग्वेज के साथ क्या अंडरस्टैंडिंग है। वो सारी चीजें हम सीखते हैं और समझते हैं किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में। लेकिन अगर हम इसकी बात करें,
अगर हम इंग्लिश इस वाले पार्ट की बात करें, इसमें आपको क्या है, इसमें यू नीड टू नो व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच, कितने पार्ट ऑफ स्पीच हैं। फिर उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच लाइक मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, क्या फिगर ऑफ स्पीच है, टेंसेस को वी नीड टू नो। फिर उसके बाद आपका जो वोकैब्स का पार्ट होता है, जिसमें आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ऑल ऑफ दैट यू नीड टू स्टडी इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर टू प्रिपेयर दिस पार्ट ऑफ जनरल टेस्ट। अब देखो यहाँ पे आपको सारी चीजें दी गई, जैसे इफ आई टॉक अबाउट दिस लैंग्वेज टेस्ट ओनली, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको जो लैंग्वेज है वो आपका कंप्लीटली टेस्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, कि आपकी लैंग्वेज के साथ क्या अंडरस्टैंडिंग है। दिस इज द थिंग। उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट क्या होंगे, एज पर द एनटीए वेबसाइट। अब डोमेन सब्जेक्ट आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बदलते रहेंगे। जैसे मान लो आप लॉ करना चाहते हो, आपके लिए डोमेन सब्जेक्ट अलग हो जाएगा। अगर आप क्या करना चाहते हो, अगर आप कॉमर्स बीकॉम करना चाहते हो तो आपके लिए डोमेन सब्जेक्ट अलग है। अगर आप बीबीए करना चाहते हो आपके पास डोमेन सब्जेक्ट अलग है। वहां पे भी आपके पास ऑप्शन है। जैसे अगर मान लो इफ आई टॉक अबाउट कॉमर्स, आपके पास क्या क्या डोमेन सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, उसके बाद आपके क्या है, अकाउंटेंसी है। अब आपके पास ऑप्शन है, कई यूनिवर्सिटीज ऐसी होंगी जो केवल एक डोमेन टेस्ट के लिए आपको बोलेंगे, कई ऐसी होती है जो 2 डोमेन टेस्ट के लिए बोलते हैं, कई यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है जिसमें डोमेन टेस्ट रिक्वायर ही नहीं होता। तो आपको कौन सी यूनिवर्सिटी आप टारगेट करना चाहते हो, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, दैट इज अ पर्टिकुलर थिंग जो हम बाद में समझेंगे। तो अगर हम डोमेन सब्जेक्ट की बात करते हैं, अगर आप कंफ्यूज हैं, आप किसी को भी होल्ड पे डाल सकते हैं कि ठीक है मैं इसको और इसको शॉर्टलिस्ट करता हूं, मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा, आफ्टर एग्जाम आई विल डिसाइड कि मुझे कौन से डोमेन सब्जेक्ट में आगे जाना है। फिर उसके बाद थर्ड जो आपका पार्ट होता है वो जनरल टेस्ट का होता है। इसमें पहला पार्ट जीके और करंट अफेयर्स का होता है। अब जब भी आप जीके एंड करंट अफेयर्स की बात करते हैं, दिस इज वेरी डिटेल्ड, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिन पे हमें फोकस करना होता है। जैसे अगर आप हिस्ट्री की बात करें, अब आपको पता होना चाहिए ना, व्हेन वी टॉक अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री में तो आपकी बहुत सारी चीजें आएंगी कि मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, मिडेवल हिस्ट्री हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया। उसमें भी क्या पैटर्न है एग्जाम का, कौन से पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के पता लगता है। अगर आपने उनको गो थ्रू किया होगा तो आपको पता होगा कि हिस्ट्री में अब जो क्वेश्चन थे, पहले जो एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराता था उसमें जो आपके क्वेश्चन थे वो मिडाइवल हिस्ट्री से आते थे। अब पैटर्न चेंज हो गया कि अब एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। आपको तैयारी भी वैसे करनी है जैसे आपका एग्जाम आपसे डिमांड करता है। जैसे मान लो अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री, अब जैसे आपके वेदास है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आपके क्वेश्चन पेपर में दिखते हैं। तो वो सारी चीजें वंस यू प्रिपेयर प्रॉपरली, वो चीजें आपको पता लगती है। दिस इज अबाउट जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। अब जनरल नॉलेज में आपका इकोनॉमिक्स भी आता है। इकोनॉमिक्स आपको पूरा पढ़ना इज नॉट पॉसिबल एट दिस स्टेज, लेकिन इकोनॉमिक्स की कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या है, ये सारी चीजें आप कैसे सीखोगे, वंस यू रीड दिस पार्ट ऑफ जीके, जीके एंड करंट अफेयर। उसके बाद आपका जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ रीजनिंग। जब आप एक बार क्या करते हो, क्वांट पूरा पढ़ते हो, जितने टॉपिक अभी हमने डिस्कस किए, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, देन आफ्टर दैट टाइम एंड वर्क्स, पाइथन सिस्टम, 2D मेंसुरेशन, 3D मेंसुरेशन, रेशियो, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, डीआई। जब आप ये सारे टॉपिक करते हो, उसका एप्लीकेशन इज नथिंग बट द क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जिसमें हम आपके डीआई के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपका एनालिटिकल और ये लीगल रीजनिंग, आपका लॉजिकल रीजनिंग आता है, जिसके जो आपके टॉपिक्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे आपका ब्लड रिलेशन हो गया। अगर आपने लॉजिकल रीजनिंग को गो थ्रू किया होगा, यू विल बी हैविंग द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, कि लॉजिकल रीजनिंग में क्या है, कि आपका जैसे डायरेक्शन टेस्ट को लेकर के क्वेश्चन आता है, दूसरा आपका ब्लड रिलेशन को लेकर के क्वेश्चन आता है, तीसरा आपका क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर के, या फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग को लेकर के क्वेश्चन आता है। अब ऐसे अगर हम टॉपिक देखते हैं, हमें लगता है कितना बोरिंग है इसको पढ़ना, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग बनाना बहुत आसान होता है। जैसे इफ आई टॉक अबाउट फॉर एन एग्जांपल, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अगर हम कोडिंग एंड डिकोडिंग की टॉपिक की बात करते हैं, हमें लगता है कि अब देखो इस टॉपिक के लिए क्या है कि आपको जो अल्फाबेट्स है ना, 26 जो अल्फाबेट्स है, उनका हमें लेटर नंबर पता होना चाहिए कि उनका सीक्वेंस में नंबर क्या है। अब हमें लगता है ए टू जेड हम नंबर कैसे याद करेंगे, लेकिन देयर आर सर्टेन ट्रिक्स, अगर आप उनको फॉलो करते हैं देन यू विल बी नोइंग कि इसको करना कितना आसान है। अगर मैं आपसे पूछूं एच, इसकी रैंकिंग क्या है, यू यू मे नॉट बी नोइंग इट, लेकिन अगर आप इसको ट्रिक से याद कर लें, एच लुक्स लाइक 8, यू विल बी नोइंग द प्लेस वैल्यू ऑफ एच इज गोइंग टू बी 8। ये सारी ट्रिक्स आपको कैसे पता लगेंगी, वंस यू आर गोइंग टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। देन आफ्टर दैट अगर मैं आपसे बात करूं, वी, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ दिस वी, ये कैसे पता लगेगा,
वी स्टैंड फॉर विक्ट्री, और जब भी हम विक्ट्री का साइन बनाते हैं वी शो फिंगर्स लाइक दिस, दैट मीन्स टू फिंगर्स वी शो ना, so just write 2 2 times. What is the place value of v? That is going to be 22. So these are the tricks. If you prepare all these tricks, all these things, then solving all these questions will be very easy for you. And there are not only these tricks, there are many. जितने भी आपके अल्फाबेट्स हैं उनको लर्न करने के लिए देयर इज अ ट्रिक. वो सारी चीजें जब आप जानते हो तो आपके दिमाग में वो सारी चीजें जाती रहती है. जैसे अगर मैं आपको एम की बात करूं, एम की प्लेस वैल्यू क्या है, यू मे नॉट बी नोइंग, लेकिन यू नो दैट एम स्टैंड फॉर मिडल. मिडल मीन्स बीच में. अब टोटल 26 लेटर्स हैं, उनका बीच में क्या होगा, 26 डिवाइडेड बाई 2, 13 इज द आंसर. प्लेस वैल्यू ऑफ एम इज गोइंग टू बी 13. एन की अगर हम बात करें, एन स्टैंड फॉर नवंबर. 14th of November is celebrated as Children's Day. Place value of n is going to be 14. So there are tricks in each and every topic, which is not possible to discuss in only one class or one webinar. So this was about the comprehensive syllabus that you need to prepare for this examination. The first is language test, and the domain section will depend on your area of interest. And then after that, this is the most important part of your examination, that is general test. In that topic, you need to prepare your general knowledge, current affairs. Then after that, your quantitative reasoning, logical reasoning, and English. In case you guys can write all your doubts. In case you are having any doubts, we'll be taking all your doubts at the end of the class. Now, after this, Lokesh sir will be telling you that what are the courses that are being offered by the universities, how many universities are there, और उनके क्या क्या कोर्सेज हैं, और उन कोर्सेज की कैसे हमें तैयारी करनी, दैट ऑल विल लोकेश सर विल बी टेलिंग यू अबाउट ऑल ऑफ दैट. बिफोर दैट, अभी तक हमने जितनी चीजें डिस्कस की हैं, अगर आपका उनमें से कुछ भी डाउट है, यू गाइज कैन लेट अस नो इन द चैट बॉक्स. आफ्टर दिस वेबिनार विल बी टेकिंग ऑल ऑफ योर डाउट. Okay. Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes. So students, प्रभात सर ने आपको बेसिकली एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का सिलेबस, ये सारी चीजें डिस्कस की. अभी आपके मन में Yes, sir. कुछ और डाउट्स हो सकते होंगे. ओके. यस यस जस्ट अ सेकंड. तो Many अभी doubts. हम बेसिकली यहाँ पर CUET आपके लिए एक हायर एजुकेशन के लिए एक सबसे बड़ा रास्ता कैसे हो सकता है. आपके कोई भी कोर्स अगर आपका करना हो या फिर कोई भी यूनिवर्सिटीज में आपको जाना हो, तो इसी से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज होती है स्टूडेंट्स की कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें हम पर्टिकुलर कोर्स कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं. उसके अलावा ऐसा भी डाउट होता है कई स्टूडेंट्स को कि ये जो आर्ट्स के जो बेसिक BA और BCom और ये जो बेसिक सिलेबस होता है इनका, इनके अंदर पढ़ाई करके क्या कुछ जॉब्स मिल सकती है क्या, ऐसी कुछ बेसिक आप इसके अंदर आगे जैसे देखेंगे. जैसे आपका आर्ट्स है, आर्ट्स के अंदर BA ऑनर्स होता है, सोशल साइंस के सिलेबस होते हैं. तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ में करियर गोल आपका पूरा करने में सक्षम है या नहीं है, हम इसी चीज को बेसिकली पहले देखेंगे. तो यहां पर जस्ट सेकेंड. सबसे पहले हम आर्ट्स के कोर्स के बारे में जानेंगे. ओके. आर्ट्स के स्टूडेंट्स के पास में Science division. क्या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्या कुछ बोल रहे हैं क्या? किसी का माइक ऑन है? अगर किसी का माइक ऑन है तो प्लीज बंद कर दीजिए. इंटरप्शन आ रहा है कंटिन्यूअसली. हाँ. ओके. सभी अपना अपना माइक एक बार देख लेना कि कंफर्म करें कि अपना माइक सबका म्यूट हो, ताकि इंटरप्शन ना हो और हम अच्छे से डिस्कस कर सके. तो आर्ट्स के जो कोर्सेज होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि BA ऑनर्स करते हैं कुछ स्टूडेंट्स जो कि सिविल सर्विस में जाते हैं, तो सोशल साइंस के सब्जेक्ट हो गए. उसके अलावा वहां पर और भी कुछ कोर्सेज हो सकते हैं जैसे कि BA LLB. ये सारे जो कोर्सेज हैं, अब लॉ के लिए बेसिकली क्लैट एग्जामिनेशन होता है, NLU के लिए AILET एग्जाम होता है जो कि अदर इंस्टीट्यूशन जो होते हैं लॉ के, उनके अंदर एडमिशन के लिए होता है. बस CUET एग्जाम के थ्रू आप लॉ में भी जा सकते हैं. उसके अलावा आर्ट्स का स्टूडेंट
बी डेज, ये बी डेज क्या होता है? ये डिजाइन के लिए होता है। आपने देखा होगा कि आजकल जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में या फिर एडवर्टीजमेंट होता है, उनके अंदर डिजाइन की काफी वैल्यू है, तो वहां पर बहुत सारे जॉब क्रिएट होते भी रहे हैं और आगे भी होंगे। तो अगर आप उन कोर्सेज को लेते हैं तो आर्ट्स के अंदर भी अपना करियर बना सकते हैं। आगे हम कॉमर्स देखते हैं। कॉमर्स के अंदर जो बेसिकली आप अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स बेसिक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उन सब्जेक्ट्स में भी आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि आप मार्केटिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप फाइनेंशियल जो वर्क होता है कंपनी के अंदर वहां पर भी अपना जॉब ले सकते हैं। तो आप बीकॉम ऑनर्स जो होता है, बड़ी यूनिवर्सिटीज जो कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, इन यूनिवर्सिटीज के अंदर बी ऑनर्स काफी पॉपुलर, बीकॉम ऑनर्स काफी पॉपुलर कोर्स है, जहां पे आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। आप फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, ट्रेवल एंड टूरिज्म हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी स्कोप हैं जो कि आप कॉमर्स के अंदर स्पेशलाइज पढ़ाई करने के बाद में आप उसी फील्ड में एमबीए भी कर सकते हैं। तो आपके लिए बीकॉम एक अच्छा ऑप्शन होगा। उसके अलावा आप बीबीए कर सकते हैं। ये सारी जो चीजें मैं बता रहा हूं आपको, ये सीयूटी एग्जाम के थ्रू होने वाली है। तो आप सीयूटी एग्जाम में किस तरह से अपनी कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं, वेदर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो या फिर आप साइंस के स्टूडेंट हो। ओके, साइंस के स्टूडेंट्स के पास में क्या होता है ऑप्शन? कई स्टूडेंट्स होते हैं वो आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं, जेई का एग्जाम होता है, नीट की प्रिपरेशन करते हैं मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए। लेकिन और भी ऐसे कोर्सेज होते हैं, जैसे बीएससी हो गई, बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहां पे अगर अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद में जॉब के लिए आप सर्च करें तो आपके सामने बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जिनको आप चुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बी फार्मा की बात करते हैं। ओके, अगर किसी के बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो हम बी फार्म में अंदर ये देखेंगे कि जैसे आज मेडिकल की जो भी शॉप्स होती हैं या फिर मेडिकल से रिलेटेड और कुछ वर्क होते हैं, वहां पर आपको बी फार्म की जरूरत होती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर, अगर आपका बायोलॉजी या फिर बॉटनी वगैरह का सब्जेक्ट हो तो फिर आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के फील्ड में ऐसी जॉब्स आती है, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स आती है जहां पर आप जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी कि आज भी जो स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि बीएससी बीकॉम और बीए इन सब्जेक्ट्स में करियर के स्कोप नहीं है, तो यहाँ पर आपको सारे स्कोप मिल जाएंगे। और सीयूटी की जो आप वेबसाइट देखेंगे तो आप अपने कोर्स को वहां पर देख सकते हैं, जिसमें स्पेशलाइजेशन भी लिखा हुआ रहता है। तो एक बार हम यहाँ पर सीयूटी की वेबसाइट है, उस पर कोर्स कैसे देखते हैं ये सीख लेते हैं, क्योंकि आपकी काफी कंफ्यूजन वहीं से दूर होगी और आपकी कोई क्वेरीज भी होगी तो हम उससे ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे कि आप इन दो कोर्स में कंफ्यूजन रखते हैं या फिर और कुछ प्रॉब्लम्स है। फिर हम यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे। तो आपके सामने आपको सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने ऑब्वियसली देखी होगी। किसी स्टूडेंट ने सीयूईटी की वेबसाइट को देखा है क्या, किस तरह से वहां पर हमारी जरूरी जानकारी हम ले सकते हैं? अनम्यूट करके अगर कोई स्टूडेंट बता सकता हो तो। सीयूटी की वेबसाइट जहां पर सिलेबस, कोर्सेज, यूनिवर्सिटीज जो सब कुछ बताया हुआ है, वहां पे आप देखकर अपनी सारी कंफ्यूजन दूर करके अपने करियर को वहां पर करियर के अकॉर्डिंग अपने कोर्स को चूज कर सकते हैं। तो अभी हम इसी को देखने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो सीयूटी का एग्जाम देने वाले हैं उनको मैं यहाँ पर बताऊंगा कि आप सभी को सीयूटी के वेबसाइट से अपने कोर्स को चुनने में सबसे पहले इसी वेबसाइट से आपको रिसर्च करना चाहिए। आप यहाँ पर cut.samarth.ac.in इस वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जो कि 2023 का ही है अभी, क्योंकि अपडेट नहीं हुआ है, फरवरी 2024 में इसका नया नोटिफिकेशन आने वाला होगा। तो वही इंफॉर्मेशन यहाँ पर है जिनको हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं, यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आ सकती है और आपका यहाँ पर कोर्सेज में आप जाएंगे तो कोर्सेज के लिए आपके सामने बॉक्स आ गया। अब आपको, अगर आर्ट्स का स्टूडेंट है वो चाहता है कि मुझे बीए करना है, तो बीए के लिए उसको यहाँ पर सिर्फ यही लिखना है, बीए। ओके, अब आप यहाँ देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, ये बीए के जितने भी कोर्स है उस यूनिवर्सिटीज का
नाम भी इधर आपको दिख रहा है, आपको डिग्री बीए दिख रही है और बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स इन पॉलिटिकल साइंस, और आपको कौन सा एग्जाम, कौन सा डोमेन, कौन सा जनरल टेस्ट या फिर आपको लैंग्वेज वहां पर देनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख रही होगी। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट को चूज करने में कंफ्यूज होता है, तो यहाँ से वो देख सकता है कि उसे किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर अपनी आगे की अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई करनी है। यहाँ पर मान लो किसी स्टूडेंट्स को बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड पढ़ाई करनी है आगे, बिजनेस, सॉरी, यहाँ पे बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड बीबीए के सभी कोर्स आ गए, तो आप अपने अकॉर्डिंग सभी कोर्स को देख सकते हैं और वहां पर किस यूनिवर्सिटी में क्या रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। आई होप आपका कोर्स से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन था वो आपका यहाँ पर खत्म हुआ होगा। अब यहाँ पर से हम वापस अपनी स्लाइड पे चलते हैं और स्लाइड में हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पार्ट लेने वाली है। तो अब यूनिवर्सिटीज हैं वो आपकी किस तरह से काम करती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसके अंदर अपना पार्टिसिपेशन रखती हैं, तो वो आपको ये इस स्लाइड से समझ में आएगा कि आपको बेसिकली यूनिवर्सिटीज को चूज करते हुए कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो यूनिवर्सिटीज के चार टाइप्स होते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको बजट से फंड देती है। ऐसी यूनिवर्सिटीज लगभग हर स्टेट में एक यूनिवर्सिटी हमें देखने को मिल जाएगी। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वो काफी पॉपुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। दिल्ली के अंदर काफी ज्यादा यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, और हर स्टेट के अंदर आपको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिखेगी जिसके अंदर कुछ कोर्स होंगे जो कि काफी आपको पॉपुलर भी मिलेंगे। आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई। तो आप इनको चूज कर सकते हैं अपने करियर के लिए, क्योंकि यहाँ पर काफी अच्छे प्रोफेसर होते हैं और इनका एडमिनिस्ट्रेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेरेटिवली स्टेट यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में देख लेते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज बेसिकली हर स्टेट की गवर्नमेंट अपने 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 कंट्रोल में जो हायर एजुकेशन का काम करती है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी है, वो आपकी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कि एक ऑटोनॉमी होता है उसका यूजीसी के थ्रू। यूजीसी क्या होता है? यूजीसी यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करती है। तो आपका बेसिकली यूजीसी सबसे ऊपर एक बॉडी होती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के कंट्रोल में, वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज को ग्रांट देती है, यानी कि उनको अनुदान देती है जहां से आपके अलग अलग कोर्सेज चलते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपने सुना होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हर स्टूडेंट्स को, दूर दराज का स्टूडेंट रहने वाला है उसको अच्छी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसी कोशिश करती है, और इसीलिए इन सभी यूनिवर्सिटीज को इंक्लूड किया हुआ है यहाँ पे। और जो कॉलेजेस हैं वो यूनिवर्सिटीज के एफिलिएटेड होते हैं। जैसे आपको पता होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 90 के लगभग कॉलेज हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के डिग्री को आप सभी को एग्जाम आपका क्लियर हो जाता है जब यूजी होता है तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की आपको डिग्री मिलती है। तो इस तरह से कॉलेजेस हैं वो पॉपुलर हैं, तो आप उससे एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी देख सकते हैं और उसके साथ में आप और भी चीजें देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का नाम देखकर उसकी रैंकिंग देख सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे लिए अच्छी है। उसके लिए आपको NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रैंकिंग फ्रेमवर्क है जो कि वहां की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग, वहां के स्टूडेंट टीचर रेशियो के अकॉर्डिंग रैंकिंग देती है। उससे एक स्टूडेंट ये अपने बारे में पता लगा सकता है कि वहां पर वो अपना कोर्स करे तो उसको कितना फायदा होगा। तो वहां पर जो टॉप यूनिवर्सिटी है उनकी आपको लिस्ट लेटेस्ट देख लेनी चाहिए, जो भी लेटेस्ट रिलीज होगी उसमें आपको जो टॉप यूनिवर्सिटीज दिखती हैं तो आपको उन्हें प्रेफर करना चाहिए। ऑब्वियसली अगर उन्हें सेलेक्ट करोगे तो आपको काफी अच्छे से स्कोर भी करना होगा सीयूटी में, ताकि आप उसके अंदर ज्यादा मार्क्स लेकर आपकी अपनी सीट सिक्योर कर सको। इसके अलावा आपका इंडिया टुडे और भी कुछ रैंकिंग की प्राइवेट एजेंसीज होती हैं जो कि अलग अलग कॉलेजेस को बताती है, जैसे बेस्ट कॉलेजेस फॉर बीकॉम, बेस्ट कॉलेजेस फॉर साइंस। तो आप यहाँ से किसी भी कोर्स को चूज करने में, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी कोर्स को चूज करने के लिए काफी अच्छे से काम कर सकते हैं, अपना ये जो कंफ्यूजन है वो मिटा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर आपके सामने जो लिस्ट है, स्टेट यूनिवर्सिटीज की भी लिस्ट देख सकते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज की भी रैंकिंग होगी, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये पीडीएफ आपको आपके व्हाट्सएप पर शेयर कर दी जाएगी, ताकि आप यहाँ से अपने आसपास की यूनिवर्सिटीज भी देख सकते हैं। अगर आप अपने होम टाउन के आसपास से अगर कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दी हुई है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर मैं 2-3 बातें और बताना चाहता हूँ कि आपको सीयूटी एग्जामिनेशन, क्लैट एग्जाम दे रहे हो आप, अगर साइंस से हो तो आप, अगर मेडिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये एग्जाम भी देना चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम में आपके पास में सीयूटी का स्कोर होगा। इन केस आपका सिलेक्शन उन एग्जाम्स में नहीं होता है, तो भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। और आपको अच्छे से अपने कोर्स का रिसर्च कर लेना चाहिए और अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज को पहले से सेलेक्ट करके रखना चाहिए, ताकि आपको फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर सिलेक्शन ना हो, किसी जो आपकी पहली चॉइस है, तो सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस आपके पास हो। तो आपको हर एक यूनिवर्सिटीज का यहाँ पर लिस्ट आपने देखा है, तो यही चीजें हैं जो कि आपको यूनिवर्सिटी और कोर्स को चूज करते हुए ध्यान में रखनी चाहिए। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफी यूजफुल लगी होगी। अब प्रभात सर हैं, वो आपको आगे करियर गाइडेंस के बारे में डिटेल में बताएंगे। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। अभी तक की क्लास में सबसे पहले गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू अगेन। अभी तक की क्लास में हमने आपका क्या सीखा कि अब अगर सीयूटी जनरल की बात करते हैं तो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं जो आपके पास हैं। सीयूटी जनरल मतलब हमने आपका देखा क्या क्या डोमेन सब्जेक्ट आपके पास हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हो। दूसरा, आपके पास लैंग्वेज के क्या क्या ऑप्शंस है। तीसरा, आपका जनरल टेस्ट के क्या क्या ऑप्शंस है। अब देखो, देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट। एक क्या है, जिन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि उनको कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना है, कौन से स्ट्रीम को सेलेक्ट करना है। और दूसरा स्टूडेंट वो है जो अभी कंफ्यूज है कि हमें क्या करना है। नाउ द डिस्कशन इज गोइंग टूवर्ड्स दैट, जहां पे आपको एक डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास आएगी कि अब देखो, आपने पहले से भी डिसाइड कर रखा है, उसके बावजूद आपको ये जानना चाहिए कि और जो ऑप्शंस है वो कौन कौन से ऑप्शंस है। अगर वो ऑप्शंस है तो उनके लिए हमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, और वो जो सब्जेक्ट पढ़ने के बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दैट। अभी तक आपने देखा आपकी क्या क्या यूनिवर्सिटीज हैं, और अगर हम सीयूटी जनरल की बात करते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। अब सपोज जो पहला हम ऑप्शन आपके पास लेकर के आ रहे हैं, दैट इज ऑफ सीयूटी यूजी फॉर लॉ। अब देखो, अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था, अगर आप सीयूटी यूजी फॉर लॉ की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास लैंग्वेज इंग्लिश रहने वाली है। जनरल टेस्ट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो आपका एज इट इज रहने वाला है। लेकिन आपका डोमेन सब्जेक्ट क्या होगा? आपका डोमेन सब्जेक्ट हो जाएगा लीगल स्टडीज। अब लीगल स्टडीज में भी क्या आपको पढ़ना पड़ेगा? नाउ यू नीड टू स्टडी व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हमें क्या लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना पड़ेगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ेगा, टॉर्ट लॉ पढ़ना पड़ेगा। इट इज गोइंग टू बी वेरी कंफ्यूजिंग। लेकिन उसको इंटरेस्टिंग बनाना, कैसे हम उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं? सपोज अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ने के लिए जाते हो, आप जब उसको तरीके से पढ़ते हो आपको समझ आएगा कि उसमें आपको क्या क्या चीजें बताई जाती है। आपको पता लगेगा कि आपके राइट्स क्या हैं, आपकी ड्यूटीज क्या हैं एज अ सिटीजन। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो क्या है, दैट इज अ okay guys, you keep writing all your doubts, I'll be taking all your doubts after the class. So अभी हम सीयूईटी यूजी फॉर लॉ की बात कर रहे हैं। अब जैसे अगर हम इसमें इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, अगर आप तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे ना तो आपको पता लगेगा कि अगर मान लो पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करने के लिए आता है तो आपके पास क्या क्या राइट्स हैं। पुलिस ऑफिसर को क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज गोइंग टू टेल यू द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, कि आपको वो अरेस्ट कर रहे हैं, किस ग्राउंड पे अरेस्ट कर रहे हैं। अगर आपका अरेस्ट होता है सो दे आर लीगली बाउंड टू टेल योर पेरेंट्स और योर लीगल गार्जियन कि ये जो इस पर्सन को हमने अरेस्ट किया है उसको, किसी नोन को, पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है। पुलिस ऑफिसर जो आपको अरेस्ट करने के लिए आता है वो आपको 24 आवर्स के अंदर कहाँ लेकर के जाएगा? मजिस्ट्रेट के सामने लेकर के जाएगा। अगर मान लो पुलिस ऑफिसर इनमें से किसी भी चीज को करने में फेल हो जाता है तो आपके पास क्या ऑप्शन होता है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, अंडर आर्टिकल 32 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप रिट ऑफ हीबियस कॉर्पस इशू करा सकते हो। अब सोचो, इन चीजों को पढ़ना, इन चीजों को सीखना इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन, ये आपको एक अवेयर सिटीजन बनाता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज द फर्स्ट थिंग कि क्या क्या चीजें आप पढ़ते हो। कि इंडिया में जो हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है, मतलब जैसे अगर आप देखोगे अलग अलग लेवल पे कोर्ट्स होती हैं इंडिया में।
कि अगर आप सबसे छोटे लेवल पे देखो कि ब्लॉक लेवल पे आपको मुंसिफ कोर्ट वगैरह मिलती हैं, फिर उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फिर उसके बाद आपका आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद सेशन कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता लगेंगी? जब आप एक बार जुडिशरी, इंडियन जुडिशियल सिस्टम को पढ़ते हो, कॉन्स्टिट्यूशन, इसके रूल्स क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, कितनी अपॉइंटमेंट्स होती हैं जो आपके इसके अंदर होती हैं। जुडिशरी में अगर आप मान लो कि जज की अगर अपॉइंटमेंट होती है तो वो कैसे होती है, जज का अगर रिमूवल होता है तो वो कैसे होता है, प्रेसिडेंट का अगर अपॉइंटमेंट होता है तो वो कैसे होता है, प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है तो वो कैसे होता है, प्राइम मिनिस्टर को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो उसके इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, अगर हम प्राइम मिनिस्टर को उसके उसका जो पोस्ट है उससे हटाना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर है, ये सब आपको कौन बताता है? ये सब आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताता है। सो यू फील एम्पावर्ड। अगर आप क्या करते हो, अगर आप लॉ को पढ़ते हो, यू विल फील अ एम्पावर्ड पर्सन, क्योंकि आपको अपने राइट्स पता होंगे, आपको अपनी ड्यूटीज पता होंगी, यू विल बी हैविंग राइट नॉलेज टू टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ। अब जैसे देखो और क्या क्या चीज है, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है? अब जिसको प्रॉपर्टी को हमें समझना पड़ेगा, प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक टेंजिबल, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल क्या होती है? जिसको आप नहीं टच कर सकते। टेंजिबल क्या होती है? जिसको आप टच कर सकते हो। प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल, वो सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं? आपका लॉ ऑफ प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं। अब प्रॉपर्टी को लेकर के बहुत सारे डिस्प्यूट हो सकते हैं, कि जैसे मान लो आपने कोई लैंड परचेज करी और उस पे किसी ने गलत तरीके से उस पे एक्विजिशन कर लिया, तो क्या लॉज अप्लाई होंगे? लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, टॉर्ट की हम बात करें, अब हमें लगता है इतने सारे लॉस पढ़ना बहुत बोरिंग हो सकता है, लेकिन उसको पढ़ना इंटरेस्टिंग कैसे हो सकता है? जैसे देखो, अगर मैं आपसे बात करूं क्रिमिनल लॉ, उसके बाद दे रखा है इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉस। अब अगर आप क्रिमिनल लॉस की बात करते हो, उसमें आपका क्या आता है? जैसे मान लो आपकी सोसाइटी में किसी का मर्डर हो गया, या रेप कमिट किया जाता है, या थेफ्ट होता है, रॉबरी होता है, एक्सटॉर्शन होता है, ये सारे क्या है? ऑफेंस हैं। ये किस में डील किया जाता है? क्रिमिनल लॉ में डील किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इन ऑफेंसेस की ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये ऐसे नेचर के होते हैं, अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया तो आप उसमें लाइफ नहीं डाल सकते वापस से। तो ये चीजें क्या हुई? ये आपके क्रिमिनल लॉ का पार्ट है। दूसरा आपका क्या है? जैसे अगर हम बात करें आपके कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट की, ये आपके सिविल लॉस का पार्ट होते हैं। अब जैसे अगर टॉर्ट की बात करें, जैसे मान लो आप अपने घर पे बैठे हुए हो और आपका कोई नेबर है, वो आपके घर पे आता है, आपके घर का स्विमिंग पूल यूज करके भाग जाता है, तो ये क्राइम तो नहीं है, लेकिन ऑफेंस तो है। क्राइम नहीं है क्योंकि इसकी कोई ग्रेविटी इतनी ज्यादा नहीं है, वो बस आया आपके घर में, आपके घर का स्विमिंग पूल यूज किया और वहां से भाग गया। अब ऐसे सिचुएशन में कौन सा लॉ अप्लीकेबल होगा? टॉर्ट लॉ अप्लीकेबल होगा। आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो अंडर ट्रेसपास, कि किसी कोई भी पर्सन, आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए लीगली इंटाइटल्ड है, कि आपके पास पावर है, आप अपनी प्रॉपर्टी के इस पे आपका कब्जा है, आपके इस प्रॉपर्टी में कोई भी नहीं आ सकता। अगर कोई आता है तो आपके पास क्या है? आप टॉर्ट के अंदर डैमेजेस कंपेंसेशन क्लेम कर सकते हो ट्रेसपास के लिए। अब मान लो कोई आपके घर के बगल में कोई नेबर है, उसने कुछ भी नहीं किया, आपके घर पे भी नहीं आया, लेकिन उसने अपने घर पे इतना लाउड म्यूजिक प्ले किया कि आपका जो राइट टू एंजॉयमेंट है ना, आप घर पे सही से रह नहीं पा रहे क्योंकि उसके घर से लाउड म्यूजिक आता है। दूसरा क्या है आपके पास? कि अगर मान लो उसने अपने घर में कोई ऐसा सब्सटेंस रखा हुआ है जो बहुत स्मेल करता है, और उसकी स्मेल आपके घर में आती है, उससे क्या होगा? आपका केवल राइट टू एंजॉयमेंट डिस्टर्ब होता है, लेकिन उसके लिए भी लॉ में प्रोविजंस हैं। इसीलिए आप देखोगे जो फैक्ट्रीज होती हैं जिनसे बहुत आवाज आती है, वो 8 बजे से पहले बंद करा दी जाती हैं, ताकि आप 8 बजे के बाद अच्छे तरीके से सो सके। अब ये सो सके, ये आपको कहां से राइट मिलता है? आर्टिकल 21 राइट टू स्लीप भी आपको देता है। तो वो सारी चीजें जब आप लॉ को प्रॉपरली पढ़ते हो, आपको पता लगेगा लॉ ऑफ टॉर्ट में आपको क्या क्या राइट्स मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या क्या राइट्स मिलते हैं, क्रिमिनल लॉस क्या है। कल को अगर आपको पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने के लिए आता है, आपके पास क्या ग्राउंड है? सपोज आपने ऑफेंस कर दिया, पुलिस ऑफिसर ने आपको अरेस्ट कर लिया, तो आप बाहर कैसे आओगे? बेल कैसे मिलती है? कौन से बेलेबल ऑफेंस है, कौन से नॉन बेलेबल ऑफेंस है? सपोज आपका कन्विक्शन हो गया, आपको जेल में ही रहना है, तो आप अपनी जो पनिशमेंट है उसको कम कैसे कराओगे? प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट। तो ये सारी चीजें जब आप पढ़ते हो ना, लॉ को पढ़ना कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है, वो सारी चीजें जब आप ये बेसिक लॉस पढ़ते हो आपको समझ आता है कि आप सोसाइटी में, तो सिटीजन्स हु नो देयर लॉस विल ऑलवेज बी डिफरेंट। अब जैसे मान लो आपको पता ही नहीं है कि आपके पास इतने राइट्स हैं, तो आपको क्या है? यू विल बी फीलिंग लाइक कि आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप क्या स्टैंड लोगे? लेकिन जब आप एक बार अच्छे से लॉ पढ़ते हैं, आप किसी को भी गाइड कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द कंप्लीट सिलेबस, कि आपको इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। आपको क्रिमिनल लॉस पढ़ना है, टॉर्ट पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, प्रॉपर्टी पढ़ना है। ये सभी आपके सिविल लॉस के पार्ट होते हैं। ये आपका क्रिमिनल लॉस का पार्ट होता है, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें आपका आईपीसी आता है, जिसमें आपका सीआरपीसी आता है, एविडेंस आता है, लेकिन हमें केवल बेसिक पढ़ना होता है। अब इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस ऑल ऑफ दैट इन ओनली वन क्लास। जैसे अगर हम आईपीसी की बात करें, वो किसकी बात करता है? ऑफेंस ये है, पनिशमेंट ये है। ऑफेंस से पनिशमेंट का रास्ता क्या है?
वो आपको सीआरपीसी बताता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द कंप्लीट सिलेबस जो हमें इसके लिए आपको तैयार करना है। और क्या क्या दे रखे, ह्यूमन राइट्स इंडिया में क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड रिलेटेड लॉज इन इंडिया, ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, ह्यूमन राइट्स के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारी चीजें हम किसमें पढ़ते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। आपका डोमेन सब्जेक्ट है जो लीगल स्टडीज का। अब सपोज अगर आपने लॉ कर लिया तो उसके बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं वो हम देखने वाले हैं। ये लीगल मैगजिम्स क्या होती हैं, जो लॉ का आपका कोर पार्ट है। जैसे इसमें लिखा हुआ ऑडी ऑल्टरम पार्टम फॉर एन एग्जांपल, इसका मतलब होता है हियर द अदर साइड। मतलब क्या होता है, अगर मान लो कोई जज है, वो कोई जजमेंट देगा ना, तो ऐसा नहीं दे सकता कि आप कोर्ट में गए, आपने कोई एक्यूजेशन लगाया और आपके फेवर में जजमेंट आ गई। कौन सा रूल अप्लाई होता है, ऑडी ऑल्टरम पार्टम, मतलब हियर द अदर साइड, दूसरी साइड को भी हमें सुनना है। जैसे अगर मैं और आपसे बात करूं, एक्स पोस्ट फैक्टो, मतलब क्या होता है, कोई भी लॉ है ना, वो पीछे जाकर के अप्लीकेबल नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं मैरिज लॉस की बात करूं, 1955 से पहले क्या था, एक अगर हस्बैंड है वो एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं, मैरिजेस वाज अलाउड। लेकिन 1955 में बैन लग गया, तो अब ये जो लॉ बना ना 1955 में, वो पीछे जाके नहीं अप्लीकेबल हो सकता। अब सोचो, ये सारी चीजें पढ़ना, इनको समझना कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है। दिस इज अबाउट द सिलेबस ऑफ दिस लीगल रीजनिंग। अब देखो करियर ऑप्शंस आपके पास क्या क्या रहते हैं। अगर आपने लॉ कर लिया तो आपके पास पहला ऑप्शन क्या है, यू कैन बी अ एडवोकेट। अब एडवोकेट बस एक नाम नहीं है, दिस इज अ प्रेस्टीज, कि आप एडवोकेट बन के आप सोसाइटी को क्या दे सकते हो। जैसे आई हैव टेकन वन एग्जांपल, कि आपने ये केस के बारे में सुना होगा कि किसी को जस्टिस दिलाने के लिए आप काम करते हो, आप एक नोबल काम करते हो, आप एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हो। कि अब देखो एक लड़की, सी बीइंग अ एडवोकेट, उसने क्या किया कि 4 लड़कों को जो एक रेप उसमें कन्विक्ट हुए थे, उनको फांसी तक पहुंचा दिया। दिस इज द पावर ऑफ एडवोकेसी, कि अगर आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते हो, आप जस्टिस के लिए काम कर सकते हो। और ये कितना नोबल काम है। प्रोफेशन बहुत हो सकते हैं, कि आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, आप एक शॉपकीपर बन रहे ना, आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, वो भी आप वैल्यू ऐड करते हो। लेकिन किसी को जस्टिस दिलाना ये कितना नोबल काम है, कि उन्होंने अपनी पूरी पूरी फाइट को, सी हैज सैक्रिफाइस्ड 10 to 12 years इन ओनली वन पर्टिकुलर केस फॉर जस्टिस। अब जब आप सोसाइटी के लिए काम करते हो, जब आप जस्टिस के लिए काम करते हो, तो पूरी सोसाइटी भी आपके साथ खड़ी होती है। तो इट इज नॉट ओनली बीइंग एडवोकेट, वो आपको क्या है, वो आपको प्रेस्टीज भी मिलती है, वो आपको फेम भी मिलती है। दिस इज वन एग्जांपल दैट यू कैन लुक फॉर आफ्टर परस्यूइंग योर एलएलबी। उसके बाद आपका ऑप्शन होता है जुडिशरी का। अगर आपने एलएलबी कर ली तो आपके अलग अलग एग्जाम होते हैं, लोअर जुडिशरी के लिए, हायर जुडिशरी के लिए, जजेस को अलग अलग पावर्स भी मिलती हैं। तो ये ऑप्शन भी आपके पास रहता है लॉ करने के बाद, कि आप जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक कर सकते हो, जिसमें आपका प्री मेंस ये सारी चीजें होती हैं, और इनसे आप क्या कर सकते हो, आप जज भी बन सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट के एडवोकेट होते हैं। अब इसमें भी अलग अलग लेवल हो सकता है। जैसे अगर आप हरियाणा में देखोगे, हरियाणा एडीए का एग्जाम होता है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। वहां पे भी आप एक अपने क्लाइंट के लिए आप प्री लीगल एड की तरह काम करते हो। जैसे अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं ना, कि अगर कोई टीचर है तो वो क्या करता है, वो फ्री में पढ़ाता है, ही इज अ गवर्नमेंट टीचर, विल बी टीचिंग फॉर फ्री। दिस इज ऑल्सो अ नोबल डीड, कि आप क्या है, आप जो मार्जिनलाइज सोसाइटी है, जो पुअर स्टूडेंट है, जिनके पास पैसे नहीं है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप उनको टीच कर सकते हो। द सेम वे, अगर आप मान लो एपीओ, जैसे यूपी में एपीओ का होता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिर उसके बाद अगर हम उसकी हरियाणा की बात करें, अलग अलग स्टेट में एडवोकेट्स की वैकेंसीज आती है। तो अगर आप गवर्नमेंट एडवोकेट बनते हो, तो आप उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हो जो एडवोकेट, जिनके पास पैसा नहीं है कि वो एडवोकेट कर ले। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको फ्री में एडवोकेट प्रोवाइड करती है। आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है टू बी द वॉइस ऑफ द पीपल हु कैन नॉट इवन अफोर्ड द फीस ऑफ अ एडवोकेट। कितना नोबल काम है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, कॉर्पोरेट लिटिगेशन। अब बहुत सारी जो कंपनीज होती है ना, जैसे मान लो बहुत सारी एयरलाइंस हैं, बहुत सारी मल्टीनेशनल ई कॉमर्स कंपनीज होती है, जैसे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जीवस, गोयर, बहुत सारी कंपनीज है। ये सभी कंपनीज क्या करती हैं, कॉर्पोरेट लिटिगेटर को हायर करती है। जैसे मान लो अगर आप कल को एक कंपनी भी चलाते हो ना, तो आपको पता क्या है, अगर किसी ने उठ के आप पे केस कर दिया, अब फ्लिपकार्ट इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो वहां पे केसेस भी बहुत आते हैं। उन केसेस को हैंडल करने के लिए कॉर्पोरेट फर्म्स क्या करती हैं, वो अपनी लीगल सेल को हायर कर लेते हैं, कि वो बल्क में पहले ही एडवोकेट अपने पास इन हाउस काउंसिल को हायर कर लेती हैं,
कि अगर हमारे ऊपर कोई केस आएगा तो हमारी लीगल टीम रहेगी जो हमारे बिहाफ पे फाइट करेगी। तो आपके पास कितने ऑप्शन हो गए, यू कैन बी एडवोकेट, यू कैन प्रैक्टिस ऑन योर ओन। दूसरा क्या हो गया, आप जज बन सकते हैं। तीसरा आपका कॉर्पोरेट लिटिगेटर। अब आप काउंट करके देख लो कितनी एमएनसीज हैं जिनमें एडवोकेट, और हर एक एमएनसी में जैसे हर एक डिपार्टमेंट होता है ना, हेल्थ केयर शुड बी देयर, लीगल सेल शुड बी देयर। अगर आप कहीं पे भी देखेंगे ना, हमेशा कोई भी धमकी देता है वो क्या बोलता है, माय एडवोकेट विल टॉक टू यू। सो यू कैन बी दैट पर्सन जिसको लेकर के लोग धमकी देते हैं। ऑल्दो दिस इज नॉट अ गुड थिंग, बट यू आर फाइटिंग फॉर, इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड इन योर लाइफ, अगर आप किसी के जस्टिस के लिए काम करते हैं, योर मेंटेलिटी विल बी गुड। तो दिस इज वन वन अदर करियर ऑप्शन। फिर उसके बाद आपके पास टीचिंग का ऑप्शन होता है कि अगर आप एलएलबी करते हो उसके बाद एलएलएम करते हो, आप ये लॉस आने वाले जो फ्यूचर एडवोकेट्स हैं, फ्यूचर जजेस हैं, उनको सिखा सकते हो। दिस इज ऑल्सो अ थिंग दैट इज द ऑप्शन दैट इज देयर। फिर उसके बाद पॉलिटिक्स, अगर आप तरीके से देखोगे ना, पॉलिटिक्स जो होती है ना, जितने भी आपके टॉप पे लोग बैठे हुए हैं वो सारे एडवोकेट्स हैं। इवन अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करोगे, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर हैं, फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने भी एलएलबी कर रखी। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, टॉक अबाउट महात्मा गांधी, टॉक अबाउट न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, ही इज ऑल्सो अ लॉ ग्रेजुएट। आप कितने एडवोकेट की आप बात कर लो, कपिल सिब्बल, ही इज अ पॉलिटिशियन, ही इज ऑल्सो अ एडवोकेट। सो लॉ आपको क्या करता है, जब आप एक एम्पावर्ड सिटीजन बनते हो ना, जब आपको अपने राइट्स अपने ड्यूटीज की नॉलेज होती है, तो आप ये सारी चीजें आपके नॉलेज में होती है कि कैसे आपको इलेक्शन प्रोसेस होता है, किस तरह से आप compete कर सकते हो। सो इट गिव्स यू इक्वलिटी ऑल्सो, कि आपको ये समझ आ जाता है कि चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, चाहे वो एक नॉर्मल सिटीजन है, दे ऑल आर इक्वल इन आईज ऑफ लॉ। तो दिस वाज अबाउट कि लॉ के लिए आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स करने हैं, और उसके बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहती हैं इफ यू परस्यू लॉ। एंड देयर आर मेनी अदर पोस्ट ऑल्सो, देयर आर मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो। जैसे अगर मैंने अभी आपसे बात नहीं की सिविल ऑफिसर, और बहुत सारे लॉ ऐसे, एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, वहां पे भी, बट दिस इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन ओनली वन वीडियो। वी आर जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू। अगर आपको इसके बाद कोई भी डाउट्स रहते हैं, नंबर्स आर गिवन जिन पे आप कॉल कर सकते हो एनी टाइम। आपके अगर किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के डाउट्स होते हैं, दिस पीडीएफ विल बी अपलोडेड ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, आप सभी उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट, यू कैन टेक ऑल्सो द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस number that is being provided, and you can call us on the numbers that are given in this slide. So this is about, if you pursue law, what are the career options that are there and what are the subjects that you need to read. अब देखो, जब भी आप पढ़ाई करते हो ना, तो ये नहीं सोच के करना है कि हमें लॉ करने के लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़ना कितना इंटरेस्टिंग है वो हमें सीखना पड़ेगा, कि कैसे हम उसको सीखते हैं, समझते हैं। जब आप समझ के पढ़ते हो, वो पढ़ना नहीं होता, वो अपनी नॉलेज को जब इम्पार्ट करते हो ना, दैट इज नॉट अ बोरिंग थिंग। अगर आप जा करके 10 किताबें रख करके ऐसे रीडिंग करोगे ना, दैट इज द बोरिंग थिंग। तो स्टडी भी आपकी कितनी ज्यादा अच्छे तरीके से, कितने एनर्जेटिक वे से हो सकती है, वो सारी चीजें लॉ के पर्टिकुलर सब पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा। अब देखो, अगर आप बीबीए का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो आपको कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट हैं जो टारगेट करने हैं, उसके बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं जो आपको मिलते हैं, वो चीजें हम सीखने वाले हैं। जैसे इफ आई टॉक अबाउट पर्टिकुलरली दिस बीबीए, तो आपके जो सब्जेक्ट हैं वो आपके अकाउंटेंसी हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स इज देयर। अब अगर देखो, यूनिवर्सिटीज का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। डीयू में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, उसके लिए मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स इज द डोमेन सब्जेक्ट। और अदर यूनिवर्सिटी, जैसे इफ आई टॉक अबाउट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, दैट इज आल्सो अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहां पे आपको एनी ऑफ दीज थ्री यू कैन सेलेक्ट, आइदर अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। अब सीयूईटी क्या है, इट इज गिविंग यू एन ऑप्शन कि आपको क्या करना है, कोई भी आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ना, आप वो सेलेक्ट करके एग्जाम दे दो। तो अगर आप क्या है, आपका जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस स्टडीज की तरफ है, राइट, तो आपके पास क्या क्या डोमेन सब्जेक्ट यू नीड टू स्टडी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग है, इफ यू आर अपियरिंग इन टू डोमेन सब्जेक्ट, सो वो क्या है, वो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बढ़ाता है। तो दिस इज द थिंग। अब देखो, करियर ऑप्शंस आपके पास क्या होते हैं अगर आप बीबीए करते हैं। सबसे पहले आता है सेल्स एग्जीक्यूटिव। अब सेल्स को लेकर के हमारा जो परसेप्शन होता है वो ऐसा होता है कि सेल्स इज समथिंग की जो बहुत खराब चीज है। लेकिन अगर आप तरीके से करते हो, सेल्स के भी पैटर्न होते हैं, हर एक प्रोफेशन का एक लेवल होता है कि आप किस लेवल तक करते हो उसको। सेल्स, अगर आप सोचो किसी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है
जो लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन का काम करता है। जैसे अगर आपको थोड़ा भी की जो चीजें चल रही है इंटरनेट पे वो पता होंगी तो आपको समझ आ जाएगा। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो क्या करते हैं, गलत प्रोडक्ट को सेल करते हैं। लेकिन सेल अच्छी वैसे भी हो सकती है। यू कैन बी अ गुड सेल्स एग्जीक्यूटिव इफ यू आर गोइंग टू सेल अ प्रोडक्ट विच इज एडिंग वैल्यू टू द पर्सन लाइफ। वो क्या करते हैं, वो आपको याद रखते हैं कि हाँ उस पर्सन ने मुझे ये पॉलिसी दी थी, उस पर्सन ने मुझे ये प्रोडक्ट दिया था, एंड दैट इज वेरी यूजफुल प्रोडक्ट। तो दिस इज वन ऑप्शन आफ्टर परस्यूइंग दिस बीबीए, यू कैन बी अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। फिर उसके बाद आपका आता है डिजिटल मार्केटिंग। अब जब से आपका इंटरनेट चीजें बढ़ी है ना, जैसे जैसे आपका इंटरनेट और 4G 5G ये सारी चीजें इंडिया में आई हैं, सो इंडिया हैज बिकम अ हब फॉर डिजिटल मार्केटिंग। अब अगर आप जैसे आप ये वेबिनार अटेंड कर रहे हो, वेबिनार आप अटेंड कर रहे हो, दिस इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, दिस डिजिटलाइजेशन। आज के 5 years पहले हम नहीं सोच सकते थे कि विल बी टॉकिंग लाइक दिस। तब ऑफलाइन क्लास एक नॉर्म हुआ करता था, लेकिन आज क्या है, आप वहां से बैठ करके आप ये क्लासेस देख रहे हो इन अ डिजिटल वे। दैट इज अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, कि यू कैन बी अ डिजिटल मार्केटर। और इसकी भी डिमांड जो है वो बहुत बढ़ गई है जब से आपका डिजिटलाइजेशन हुआ है। कोविड के बाद से जैसे जैसे ये चीजें बढ़ी है, वैसे वैसे आपका डिजिटल मार्केटिंग भी बढ़ गया है। आप डिजिटल मार्केटर को लोग कंपनीज हायर करती हैं अपने प्रोडक्ट की, अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग करने के लिए। तो दिस इज वन मोर ऑप्शन दैट इज अवेलेबल आफ्टर परस्यूइंग बीबीए। फिर उसके बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कि अगर मान लो आपने क्या की है, आपको बिजनेस की इनडेप्थ नॉलेज है, आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ा है, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, आपको सारे फैक्टर पता है कि ये चीज अगर हम लॉन्च करते हैं तो इकोनॉमी क्या है, वो कैसे आपको सपोर्ट करने वाले। अगर मान लो मार्केट में रिसेशन आया हुआ है और आप कंपनी चलाते हो, आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, लोगों की जेब में पैसा ही नहीं है, अब ये चीजें कंपनी को कौन बताएगा? बिकॉज यू आर हैविंग द नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, यू विल बी टेलिंग टू द कंपनी कि दिस इज नॉट द राइट टाइम, दिस इज नॉट द राइट पॉलिसी, दिस इज नॉट द डिमांड ऑफ द कस्टमर। तो वो सारी चीजें आपको कैसे पता होंगी? वंस यू रीड इन डिटेल व्हाट आर दीज सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स क्या है, बिजनेस स्टडीज क्या है, कॉमर्स क्या है, वो सारी चीजें आप सीखते हो, सो यू कैन परस्यू योर करियर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। देन बिजनेस कंसल्टेंट। अब देखो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा बहुत है, बट दे डू नॉट हैव द आइडियाज कि आपको वो किस तरह के बिजनेस में जा करके अपना प्रॉफिट, अपना रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। सो यू कैन गो इन दैट फील्ड ऑल्सो, बिजनेस कंसल्टेंट यू कैन बिकम आफ्टर परस्यूइंग दिस बीबीए। देन आफ्टर दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। अब देखो ये एक ऐसी जॉब है, ये एक ऐसी पोस्ट है जिसकी हर कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है। एचआर मैनेजर। अब अगर मान लो किसी कंपनी में कुछ इंप्लॉइज काम करते हैं, अब उन इंप्लॉइज का क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, वो कैसे कंपनी में आएंगे, कैसे उनका हायरिंग प्रोसेस होगा, देयर शुड बी समबडी ना हु विल बी गाइडिंग ऑल ऑफ दैट। सो दैट वर्क विल बी डन बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। सो दैट ऑप्शन यू आल्सो गेट आफ्टर परस्यूइंग योर बीबीए। अगर आप बीबीए करते हो उसके बाद देयर आर ऑप्शंस कि अगर आप हायर एजुकेशन में जाते हो आप एमबीए भी कर सकते हो, लेकिन दीज आर द करियर ऑप्शंस जो आपके लिए खुल जाते हैं। लेकिन वो खुलते कब है? जब आप किसी अच्छे कॉलेज से ये कोर्सेज को परस्यू करते हो, जब आप अपनी इंटर्नशिप्स को करते हो। जितने ज्यादा आप काम करते हो ना, काम करके हम सीखते हैं, तो वो सारी चीजें जब आप एक अच्छे कॉलेज से आप कोर्सेज को करते हैं, प्रॉपर इंटर्नशिप्स करते हैं, तब आपके लिए ये सारे ऑप्शंस खुलते हैं कि आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर भी बन सकते हैं। उसके बाद फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। जैसे अभी हमने आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव देखा, वो क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ सेल्स को इंश्योर करते हैं कि हमने क्या किया, जो सेल्स है हमने ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विसेज डिलीवर करी जो लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन करती है। दूसरा आपका फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, वो क्या करते हैं, वो आपकी जितनी भी फाइनेंसेस हैं उनको मैनेज करते हैं, उनके साथ डील करते हैं। दिस इज ऑल्सो ऑप्शन दैट यू कैन बी इनटू। अगर आपका इंटरेस्ट है फाइनेंस में, अगर आपका इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स में, आफ्टर परस्यूइंग बीबीए दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन यू कैन लुक फॉर। फिर उसके बाद आपका आता है करियर ऑप्शंस आफ्टर बीकॉम। अब जैसे अगर मान लो यू थिंक ऑफ डूइंग बीकॉम, तो इसके लिए अब आपके डोमेन सब्जेक्ट क्या रहने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि अगर आप बीकॉम करना चाहते हो तो आपके पास डोमेन सब्जेक्ट क्या है। आपके पास सेम डोमेन सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडीज इज देयर, आपका इकोनॉमिक्स इज देयर, आपका अकाउंटेंसी इज देयर, आपका कॉमर्स इज देयर। तो आप जब ये सारी चीजें करते हैं, अब इनमें से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन बी डिफरेंट एज पर द यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट। इन सम यूनिवर्सिटीज दे विल बी आस्किंग फॉर लैंग्वेज, वन डोमेन टेस्ट प्लस जनरल टेस्ट, और इन सम यूनिवर्सिटीज दे विल बी डिमांडिंग English plus general test plus 2 domain subject. So you can look into all of these things once you start preparing for, once you finalize your area of interest। और उसके बाद आपको कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है वो सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप बीकॉम करते हैं
तो उसके बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं? यू कैन बी अ चार्टेड अकाउंटेंट। अब देखो ये एक ऐसा फील्ड है, एवरीबडी नीड्स, द पर्सन हु इज मेकिंग मनी ही नीड टू मैनेज हिज फाइनेंसेस। उसको क्या करना है? अपने टैक्स को मैनेज करना है, बिकॉज इन इंडिया टैक्स रेट्स आर वेरी हाई। सो एवरी कंपनी हायर गुड चार्टेड अकाउंटेंट टू मैनेज ऑल दीज टैक्सेस. So this is one option that is there after pursuing your BCom. Okay, so these are the subjects, domain subjects that are given after BCom. Then you can become a tax consultant. जैसे अगर आप इंडिया में देखोगे ना, कितने तरह के टैक्सेस, जीएसटी आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको पूरा इंटीग्रेट कर दिया गया। अब उसमें भी स्टेट पे अलग जीएसटी लगता है, सेंटर का अलग जीएसटी लगता है, उसको ऐड करके दिया जाता है। बिजनेसेस पे अलग तरह का टैक्सेस लगता है। अगर मान लो कोई कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, वो इंडिया में गुड्स को इंपोर्ट करती है, तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। अब उन टैक्सेस को हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, वो सारी नॉलेज कंपनी को कौन देगा? दिस टैक्स कंसल्टेंट्स आर देयर। और ये ऑप्शन आपके लिए कब खुलता है? जब आप बीबीए करते हैं। तो अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट बिजनेस स्टडीज के टुवर्ड्स है, अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स के टुवर्ड्स है, सो दीज आर द ऑप्शंस यू कैन लुक फॉर बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट। देन आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट ब्रोकर। अब देखो नाम से ही आपको समझ आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट ब्रोकर। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, दे आर मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ अ मार्केट। अब उनको क्या है, दे वांट टू इन्वेस्ट दिस मनी, कि अब अगर बैंक में रखोगे तो बैंक में आपको क्या है, आपको लिमिटेड इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अगर आप वो पैसा उठा करके किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में डालते हो, अब वो आप कैसे डालोगे? आपके पास पैसा तो है, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है कि इन्वेस्टमेंट तो आपको करनी है। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी, तो इन्वेस्टमेंट ब्रोकर क्या करते हैं, आपका पैसा ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में डालते हैं जो आपको मैक्सिमम आउटकम देती है, मैक्सिमम बेनिफिट देती है। और आउट ऑफ दैट बेनिफिट दे टेक देयर ब्रोकरेज। दैट इज द वर्क ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रोकर। अब इनके लिए भी ऐसा नहीं है कि वो ऐसे तुक्के से उठा करके डाल दिया। दे स्टडी इकोनॉमिक्स, दे स्टडी ऑल दीज थिंग्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स। तो वो सारे फैक्टर समझते हैं कि मार्केट में अभी क्या चीज की डिमांड है, किस कंपनी के शेयर हैं जो ऊपर जा सकते हैं। जब वो सारी चीजें एनालिसिस करके आप जब 3 इयर्स एक अच्छे कॉलेज से, अच्छा कॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जब अच्छी यूनिवर्सिटी से ये सारी चीजें करते हैं, तो आपको पता लगता है कि इन्वेस्टमेंट ब्रोकर आप, ये ऑप्शन आपके लिए होता है। फिर फाइनेंशियल एनालिस्ट, कि फाइनेंसेस को एनालिसिस करने के लिए भी एवरी कंपनी नीड अ एम्प्लॉय, तो वो ऑप्शन भी आपके लिए बीबीए के बाद खुल जाता है। रिटेल स्टोर मैनेजर, ऑल दीज जॉब्स आर देयर दैट यू गेट आफ्टर परस्यूइंग योर बीकॉम। स्ट्रेटेजिक मैनेजर, अब एक कंपनी है, कंपनी की क्या स्ट्रेटेजी होगी आगे आने वाले सालों में, दैट इज बीइंग मेड बाय स्ट्रेटेजिक मैनेजर। सो दिस इज द ऑप्शन दैट इज देयर। अब देखो, these two things we have discussed. The first one, what are the subjects you need for law and what are the career options after pursuing law. Then after that, the second thing is, what are the career options, what is the domain subject that you need to read for BCom, and then after that क्या career option है BCom के बाद, BBA के लिए आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट्स है, और उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। वो सारी चीजें अभी तक हमने देखी। अब देयर इज वन मोर ऑप्शन, कि अगर आप CUET UG, अगर आपका इंटरेस्ट है डिजाइन में, अगर आप क्या बनना चाहते हो, आप फैशन डिजाइनर बनना चाहते हो, आप फैशन स्टाइलिस्ट बनना चाहते हो, आप फैशन की इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या क्या कोर्सेज है, क्या क्या ऑप्शन है। अब देखो ये सारी चीजें, आप लॉ करना चाहते हो, आप बीकॉम करना चाहते हो, आप बीबीए करना चाहते हो, फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, अंडर वन रूफ यू आर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स। कि आपने सीयूटी के एग्जाम के, तो जस्ट इट डिपेंड्स ऑन योर डोमेन सब्जेक्ट। लैंग्वेज इज कॉमन, जनरल टेस्ट इज कॉमन, डोमेन सब्जेक्ट इज समथिंग जो आपको देखना है। अब देखो, अगर हम डिजाइन सब्जेक्ट की बात करें, तो दिस इज गोइंग टू बी इजी थिंग, क्योंकि मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज हैं, दे आर ओनली टारगेटिंग, दे आर ओनली फोकसिंग ऑन व्हाट वन लैंग्वेज यू नीड टू सेलेक्ट, दैट यू कैन सेलेक्ट इंग्लिश और हिंदी एज पर योर कन्वीनियंस। देन आफ्टर दैट जीटी इज देयर, जनरल टेस्ट, जिसमें आपका क्वांट, लॉजिकल, जीके एंड करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश इज देयर। बस आपके लिए इतनी रिक्वायरमेंट है फॉर डिजाइन कोर्सेज। अगर आप डिजाइन कोर्सेज को करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? द ऑप्शंस दैट आर देयर आर, यू कैन बी अ फैशन स्टाइलिस्ट, देन आफ्टर दैट यू कैन बी अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, टेक्सटाइल डिजाइनर। अब टेक्सटाइल डिजाइनर क्या होते हैं? जो फैब्रिक को चेक करते हैं, क्वालिटी ऑफ फैब्रिक को चेक करते हैं, कितने डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब, कि आप फैशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, कि आप जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स होते हैं उनके साथ आप काम कर सकते हैं। सो दिस अपॉर्चुनिटी यू गेट after pursuing your BDes, or then after that you can become a teacher after pursuing MDes. This is also an option. तो कितने सारे कोर्सेज हैं जो आपको CUET के अंडर, एक रूफ के अंदर मिल जाते हैं। वो सारी चीजें, उन कोर्सेज को करने के लिए क्या सिलेबस है, और अगर आप उस सिलेबस को फॉलो करते हैं, तो क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाते हैं,
वो सारी चीजें हमने आज की क्लास में आपकी डिस्कस करी, वो सारी चीजें हमने आपकी आज की क्लास में समझी। अब इस एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करनी है कि आपको इस कि हमें आपको कैसे इस एग्जाम की तैयारी करनी, वो सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। कि सबसे पहले आपको एग्जाम का पैटर्न समझना है। वो आपको कैसे समझ आएगा? जब आप तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप प्रीवियस ईयर्स को गो थ्रू करते हैं, कौन से टॉपिक है जिन पे आपको फोकस करना है, दिस इज वन थिंग। फिर उसके बाद आपका ओवरव्यू होना, प्रिपरेशन आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करना, नोट्स मेकिंग आपको अपना क्या है, जैसे हम क्लासरूम में जितनी भी चीजें करते हैं दैट ऑल बी सेव इन द पीडीएफ फॉर्मेट, एंड आफ्टर एवरी क्लास यू गेट ऑल दिस पीडीएफ। फिर उसके बाद आप कितने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हो, कितना आप रिवीजन करते हो, दिस इज द वे टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। अब आई थिंक हमने अपनी तरफ से आपकी जितनी चीजें हैं, आपका सीयूटी के बाद क्या क्या ऑप्शन हैं, क्या क्या करियर ऑप्शन है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब वी आर गोइंग टू टेल यू व्हाट वी आर गोइंग टू डिलीवर यू, कि हम आपको क्या देने वाले इफ यू टेक एडमिशन, कि आपको क्या क्या चीजें यहां से मिलने वाली है। आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, यू कैन प्रिपेयर फॉर मोर देन वन डोमेन ऑल्सो और मोर देन 3 डोमेन ऑल्सो। लेकिन उस तैयारी को कैसे करना है, वो सारी चीजें, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, वो सारी चीजें हमने सीख ली। अब इफ यू टेक एडमिशन, इफ यू आर विलिंग टू प्रिपेयर फॉर सीयूटी यूजी 2024, तो आपको पता है यू आर हैविंग ओनली 4 मंथ्स ऑफ टाइम। उस 4 मंथ के टाइम को अपने बोर्ड एग्जाम के साथ कैसे अलाइन करके आपको कैसे तैयारी करनी, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। तो अगर आप एडमिशन लेते हैं, आपके पास क्या क्या चीजें मिलती है, जैसे अभी ये क्लास हुई, लाइव ऑनलाइन क्लासेस विल बी देयर, कि आपको सभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं। जैसे वन ऑन वन इंटरेक्शन हमारा होता है, अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, दिस इज वन थिंग दैट यू गेट। देन आफ्टर दैट जितनी भी हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ये सभी रिकॉर्डेड होती हैं। अब ये लाइव ऑनलाइन क्लासेस एक बार रिकॉर्ड होकर के आपको सभी ऐप पे मिल जाते हैं, कि आपने अगर मान लो आपको आपका स्कूल है या आपका एग्जाम है, आपके पास टाइम नहीं है और क्लास को अटेंड करने का, तो आपको उस क्लास का रिकॉर्डेड बैकअप मिलता है, कि आप अपनी कन्वीनियंस अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। फिर उसके बाद जितने भी क्लासरूम डिस्कशन होते हैं, वो सभी डिस्कशंस की आपको पीडीएफ भी मिलती है। कि एक तरीका है रिवाइज करने का, कि आपने वीडियो को गो थ्रू किया, आपको लगता है कि मुझे ये टॉपिक आता है, मुझे बस ब्रश अप करना है, तो उसके लिए आप पीडीएफ भी आपको मिल जाती है। फिर वन ऑन वन डाउट क्लासेस होती है आपके और हमारे बीच में, कन्वर्सेशन होती है, आपका हर एक क्लास के बाद आपकी डाउट्स होते हैं, पर्टिकुलर क्लास के रिगार्डिंग वीकली डाउट सेशंस होते हैं, जिसमें आपके जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो सारी चीजें ली जाती हैं। फिर उसके बाद आपके टॉपिक वाइज वीकली टेस्ट होते हैं। अब जैसे देखो, आई विल बी गिविंग यू वन एग्जांपल। जैसे अगर मैं मान लो आपसे बोल दूं कि कल आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है, क्या आप तैयार हैं उसके लिए? चांसेस आर देयर कि यू विल फेल, आप फेल हो जाओगे। आप फेल क्यों होगे? क्योंकि आपने स्टेजेस पे तैयारी नहीं करी। एक वो पर्सन है जिसने क्या किया, जिसने पहले डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, जिसने पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिकेट खेला, फिर स्टेट लेवल पे खेला, फिर उसके बाद उसने रणजी ट्रॉफी खेला, फिर उसने आईपीएल खेला। अब अगर वो पर्सन जा करके कल को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है, तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने ज्यादा होते हैं? क्यों? क्योंकि उसने हर एक स्टेज की तैयारी की है। दैट्स वाई दीज वीकली टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप हर एक टॉपिक का ऐसे तैयारी करते हैं ना, जैसे मान लो आपने परसेंटेज किया, परसेंटेज पे कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपने वहीं पे प्रैक्टिस कर लिए। फिर उसके बाद आपने दूसरा टॉपिक किया, मेंसुरेशन किया, उस पे कितने टॉपिक हो सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करी। जब आप स्टेजेस पे तैयारी करते हो ना, तब जब आप रियल लाइफ एग्जाम देने के लिए जाते हो, देन यू आर मेंटली, फिजिकली एंड ऑल वे prepared for this examination. So if you take admission, what are the things you will be getting? All live online classes you can attend and you can ask any doubt. Then after that, all these live online classes get recorded and you get the backup. Then after that, जितने भी आपके classroom discussions होते हैं उनकी आपको PDF you'll be getting. Then one-on-one doubt sessions will be there and topic-wise weekly test. This is the most important part of your preparation. कि आपने पढ़ा, आपको लग सकता है कि मुझे सब समझ आ गया, लेकिन जब आप प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तब आपको समझ आता है कि आपको कैसे तैयारी करनी है। फिर उसके बाद अब अगर आपने तैयारी कर ली, गाइस गिव मी अ सेकंड, सी, अब अगर आपने ये इतनी सारी चीजें बहुत अच्छे से तैयार कर ली, अब ये ऐसा हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप उसको भूल भी जाए। तो हमारा तरीका जो होता है तैयारी का, वो कैसे होता है कि हम सबसे पहले आपका 2 मंथ में पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं, कि जितने भी आपके टॉपिक हैं, टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हम 2 मंथ्स ऑफ टाइम में पूरा कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद में जो हमने 2 मंथ्स में पूरा सीखा है,
उसको हम ट्राई करते हैं कि हाफ मंथ मतलब 15 डेज और 21 डेज में हम उसका कंप्लीट रिवीजन करते हैं। फिर उसके बाद आपके एग्जाम से 1 वीक पहले आपकी मैराथन क्लासेस होती है, जिसमें हम आपके 6 to 7 आवर्स की क्लासेस होती है, जिसमें हम आपकी रिगरस प्रैक्टिस कराते हैं जस्ट बिफोर योर एग्जामिनेशन। कि जैसे मान लो हमने परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, ये सारे टॉपिक हमने पहले क्या किया, 2 मंथ में पढ़े। फिर उसके बाद हमने उनको 21 डेज में पूरा रिवाइज किया। उसके बाद जब आप मैराथन क्लासेस करते हैं, जिसमें हम आपका एक ही क्लास में 7 to 8 आवर्स में पूरा का पूरा सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं। जब आप एग्जाम से पहले एक बार आप तरीके से पूरा वो पढ़ते हैं, दूसरा आपने क्या किया, 21 डेज में कंप्लीट रिवीजन किया। फिर उसके बाद आपने पूरा 1 वीक में अपने एग्जाम से जस्ट पहले पूरा रिवाइज कर लिया। उसके बाद स्टिल 1 वीक ऑफ टाइम विल बी हैविंग बिफोर योर एग्जामिनेशन टू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स ऑन योर ओन। उसके बाद जब आप 3 बार ये सारी चीजें करते हो, उसके बाद जितनी भी आपकी क्लासेस होती है उनके पीडीएफ आपको मिलते हैं। उसके बाद जब आप वीकली टेस्ट को देते हैं, तब आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। लेकिन अगर आप ऐसे जाने वाले हैं एग्जाम में कि आपने कोई तैयारी नहीं करी या कुछ चीजें ऐसी हैं जो मिसिंग है, सो यू मे फेल इन द एग्जामिनेशन। लेकिन जब आप हर एक पॉसिबिलिटी के लिए, कि अगर क्वेश्चन एक बार भी आया हम उसके लिए भी तैयारी करते हैं, तो यू आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन। अब देखो आप क्या कर सकते हो। These are the things that you are going to get if you take admission. Now what are the courses that are there, how you can prepare for these courses? Now we are going to look into that part. Give me a second, I'll be showing you that. देखो, अगर आप अब तैयारी करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस पार्ट, तो क्या क्या चीजें हैं, कैसे आप अलग अलग डोमेन्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। सपोज फॉर एन एग्जांपल, अगर आप बीबीए करना चाहते हैं, इफ यू आर मेकिंग योर माइंड कि आई वांट टू परस्यू बीबीए, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले यू नीड टू प्रिपेयर फॉर जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में आपके कितने सब्जेक्ट होते हैं, आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। What are these subjects? We have already discussed logical reasoning, GK and current affairs. All of that we have discussed in the class, na? So you will be getting general test as well as language, as well as one domain subject that is going to be business studies. और ये आपको मिलने कितने वाले में है, you will be getting this course at 25,000 only. For all these, there are 5 months of time. In that time we are going to complete this syllabus of general test as well as language as well as business studies. और वो भी आपको, you are going to get this course at a very affordable price, that is going to be 25,000 only. If you are going to look into this price, this is what you will be getting complete classes of this course. Then after that you'll be getting recorded backup. Then after that you'll be getting PDF of all these things. Then after that 2 time revision and all these mock tests you are going to get at this 25,000 price. Then after that, if you are confused and you want to prepare for humanities batch, ह्यूमैनिटीज में आपकी क्या क्या चीजें, जैसे मान लो आप यू वांट टू प्रिपेयर फॉर जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज एंड यू वांट टू प्रिपेयर फॉर पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, तो उसके लिए क्या आपकी कोर्स फीस रहने वाली, दैट इज गोइंग टू बी 40,000। 40,000 आपकी फीस है, दैट इज अप्लीकेबल टिल योर एग्जामिनेशन। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये फीस अप्लीकेबल होगी, तब तक आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, तब तक आपको जितने भी पीडीएफ होंगे वो मिलते रहेंगे, तब तक आपकी डाउट क्लासेस चलती रहेंगी। एंड एट व्हाट प्राइस, only in 40,000 you are going to get all these 4 subjects that are there in general test, all these language tests that are there. Along with that you'll be studying political science, sociology and history. अगर आप इसको अपने उससे डिवाइड करते हो ना, 40,000 डिवाइडेड बाई 5, you'll be getting पर मंथ आपको कितनी सारी चीजें मिलने वाली है एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस. So this is about what, if you want to pursue your career after 12th in humanities. Then after that अगर आप कॉमर्स की बातें करते हो, if you are going to you want to pursue in commerce, so what are the things that are there, general test, language and 2 domain subjects you want to select. You are good at business studies and there is requirement ना कि अगर आप 2 डोमेन सब्जेक्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, द फीस इज ओनली एंड ओनली 25,000 रुपीज। और उसमें आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज एंड 2 डोमेन सब्जेक्ट, दैट कैन बी बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी। तो ये सारी चीजें you'll be getting all of that at 40,000। अगर आप लॉ के लिए करना चाहते हैं, कि अगर आप अपना जो करियर है वो लॉ में परस्यू करना चाहते हैं, सो देयर इज ओनली वन डोमेन सब्जेक्ट, दैट इज लीगल स्टडीज। आपको लीगल स्टडीज की क्लासेस भी मिलती हैं, आपको जनरल टेस्ट की भी क्लासेस मिलती है, अलॉन्ग विद दैट आपको लैंग्वेज की भी क्लासेस मिलती है। एट व्हाट प्राइस,
at 25,000 price. That too for that is applicable for 5 months. अब देखो क्या है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, लास्ट ईयर अगर आप देखोगे सीयूटी के जो एग्जाम्स हुए वो बहुत लेट हुए, क्योंकि जो कोविड के बाद से था वो ड्यू का सेशन डिले हो गया था, और सभी यूनिवर्सिटीज का, इधर टॉक अबाउट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये सभी सेशन डिले हुए थे. अगर इस साल किसी भी रीजन से आपका सेशन डिले होता है तो ये आपके जो बैचेस हैं वो एक्सटेंड हो जाएंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता. सो दिस इज अबाउट द लॉ बैच. देन आफ्टर दैट इफ आई टॉक अबाउट what are the other things that are there. So for the time being, if you want to pursue for commerce, what is the fees? That is 40,000. And if you want to pursue for law batch, what are the things that you are going to get? अब for this, अब ये सब चीजें आपको कहाँ मिलने वाली है? You can download KP Exam Prep app. I'm just going to repeat this name, KP Exam Prep app. And this is not only for those who are going to purchase some courses. There you'll be getting free classes of something, and you'll be getting PDFs of all these things, right? So these are the things that you'll be getting. Suppose if you are going to pursue this course now, what are the things that you'll be getting, that will be visible? And at this time, if you are going to take admission, although there are discount, heavy discount is running, discount is being already provided on that discount, because this is the end of the year and we are going to enter into a new year. So this is going to be a new year gift for all of you, जिसमें हम आपको additional आपको gift दे रहे हैं if you are going to use this coupon code, that is crack CUET. अगर आप क्या करते हो crack CUET, but this is applicable for very less amount of time. It may not be available for all the students who are going to join late. अगर आप क्या करते हो, आप रीजनेबल टाइम में, आप न्यू ईयर तक अगर ये कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, यू विल बी गेटिंग एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 10% दैट कैन एक्सटेंड टू 5,000. अब सोचो अगर आपका कोर्स है 25,000 का, इसमें एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 5,000 यू आर गेटिंग, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट ऑल दीज थिंग्स इन ओनली 20,000. जिसमें आपको जनरल टेस्ट भी मिलता है, जिसमें आपको लैंग्वेज भी मिलता है, जिसमें आपको डाउट सेशंस भी मिलते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड बैकअप भी मिलता है, जिसमें आपको पीडीएफ भी मिलते हैं, जिसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, जिसमें आपको मैराथन क्लासेस भी मिलती है. इतना सब यू आर गोइंग टू गेट एट ओनली 20,000. Now think of these things, ki how easy and how all these things can be. Now I am going to take doubts. If you guys are having any doubts, you will be getting all these things here. Suppose if you want to pursue for CUET na, so you'll be getting all these things here. All these courses are given here. Any course you can select and look for the what are the things that are there which are given in this session. For CUET workshop, this crack CUET is the coupon code that is being provided. Now I am going to take all your doubts. In case you guys are having any doubts, you can let me know in the chat box, or you can speak directly to me. लैंग्वेज में सिर्फ हिंदी ले सकते हैं? नो, इट इज नॉट कंपल्सरी. whoever asks that doubt, he can we select only Hindi in language, this is not the case. You can select any language, but for a particular university that criteria can be given कि हिंदी is allowed. अगर मान लो आप हिंदी में ही कुछ करना चाहते हो, आप हिंदी लिटरेचर में बीए करना चाहते हो, अब आप कह रहे हो कि आपको इंग्लिश में टेस्ट देना है, डज दैट मेक सेंस? तो हिंदी किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन जनरल सब्जेक्ट के लिए हिंदी इज नॉट अ रिक्वायरमेंट. You can select any domain subject, like Hindi or English are applicable for most of the subject, so you can select any of them. Then after that, what about BMS? See, BMS or BJMC, or there are many other courses. BMM जो आपके क्या होते हैं, मास मीडिया जर्नलिज्म के कोर्सेज है, उसमें भी दिस सेम थिंग इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल. लैंग्वेज इज गोइंग टू बी सेम, जनरल टेस्ट इज गोइंग टू बी सेम, लेकिन जर्नलिज्म में आपकी क्या है, जर्नलिज्म में आपके डोमेन सब्जेक्ट अलग हो जाएंगे कि आपको जर्नलिज्म पढ़ना पड़ेगा. अगर आप हिंदी पत्रकारिता में जाना चाहते हो तो आपको हिंदी पत्रकारिता पढ़नी पड़ेगी. अब उसमें भी क्या क्या चीजें हैं कि एडिटिंग कैसे होती है, एडिटिंग की क्या क्या चीजें होती है. इफ यू वांट टू बी अ न्यूज रीडर होने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. अगर आप टेलीप्रॉम्प्टर, तो जितनी भी सारी चीजें होती है, यू विल बी गोइंग टू गेट इन दिस सेशन, लाइक इन दिस सेक्शन ऑफ BMS और BHMC. साइंस के लिए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द क्लास व्हाट आर द ऑप्शन. आई वांट टू गेट एडमिशन इन MSc for science and nutrition. See, this session is for only UG student. For masters will be coming with the other session. That time we'll be taking that kind of doubt. Then after that, so what is the domain subject? That will be taking in the other session when we'll be discussing about the masters wala thing. Our eligibility for pursuing undergraduate e-courses for each university is available at CUET site.
on the CUET summer site each and everything is available. क्या सिलेबस है, क्या डोमेन सब्जेक्ट है, क्या जनरल टेस्ट का पार्ट है, क्या यूनिवर्सिटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, all these things are available on that website. Once you are going to search CUET.summer website, once you are going to search all of that, you'll be getting all your doubts cleared on that. Now I have taken all the doubts that are given in the chat box. Now still if you are having any doubts, Muskan, Sania, Deep Jyoti, in case anybody in the class is having any doubt related to this preparation, you can ask me now. कोई डाउट है आपके? You cannot pay course fees, but at least if you want any other information related to this, see, you can contact on the numbers that are given. They will be making, there are scholarship tests also. If you are intelligent enough, if you will find that you are very diligent student and you are somebody who is competent to crack this examination, you may get scholarships also. These are the options that are there. I am telling you कि आपके अपनी इस चीज को, इस सेशन को लेकर के क्या डाउट्स है, now you can ask me that related to your admission, related to your how you are going to take admission, कैसे तैयारी करनी है, क्या चीजें करनी है, that you can ask on the numbers that are being provided. अब देखो क्या है, एक क्लास में सारी चीजें डिस्कस करना इज नॉट पॉसिबल. अब इतनी सारी चीजें एक क्लास में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी अगर आपके डाउट्स रहते हैं तो नंबर्स आर गिवन ना, उन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो, जिससे आपको क्या है, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि काउंसलर्स आपको कनेक्ट करेंगे, वो आपको बताएंगे कि अगर आप ये चीज करना चाहते हो तो आपके लिए क्या क्या डोमेन सब्जेक्ट है, एक पर्टिकुलर, अब आपके पास डिसीजन लेने के लिए पावर आएगी. इतनी सारी चीजें हैं, मैंने अपना माइंड बनाया, मुझे ये तैयार करना है. अब वो तैयारी कैसे करनी है, यू कैन कॉल ऑन द नंबर्स दैट आर गिवन इन दिस PDF. This will be uploaded on the Telegram group. Muskan and Sania and Deep Jyoti, are you having any doubt, any other doubt not related to admission? And this is the number that is being provided. You can call on these numbers also and feel free, do not hesitate. कोई और डाउट है आपके? See, now I'm assuming that nobody is having any doubt. So in case अगर आपको बाद में कोई डाउट्स आते हैं, this number is being provided. आप इस पे कॉल करके आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. I'm keeping this session till here only, and thank you so much all of you for attending this session. In case you have any doubt, you can call on these numbers that are being provided.